अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे मोमेंटम, इम्पल्स और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम होता क्या है? इससे पहले मैं आपको पढ़ाने से पहले आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देना चाहूँगी कि एक सड़क है, उस पर एक बाईसाइकिल चल रही है और एक ट्रक चल रहा है। ठीक है, अब आपने बाईसाइकिल और ट्रक में से एक हैवी ट्रक है जो लोडेड ट्रक होता है, वो आपने इनमें से किसी को ब्रेक से रोकना हो या फिर किसी फिजिकल तरीके से उसको मतलब खींच के या रस्सी के जरिए किसी भी तरीके से रोकना हो, तो किसका चांस ज़्यादा है कि कौन सी चीज़ पहले रुकेगी? क्या बाईसाइकिल पहले रुकेगी कि ट्रक पहले रुकेगा? ऑफ कोर्स बाईसाइकिल पहले रुकेगी, क्योंकि बाईसाइकिल का वेट कम होता है। ठीक है, जो चीज़ हल्की होती है उसको रोकना आसान होता है, जो चीज़ भारी होती है उसको रोकना मुश्किल होता है, उसमें एफर्ट ज़्यादा लगती है, तो ट्रक को हमें रोकने में एफर्ट ज़्यादा लगेगी। तो ऑफ कोर्स जब बाईसाइकिल का वेट कम है तो उसका मोमेंटम कम होगा, और जो ट्रक है उसका वेट ज़्यादा है तो उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे कि मोमेंटम की डेफिनेशन होती क्या है। द मोमेंटम ऑफ जो मूविंग बॉडी होता है ना, वो प्रोडक्ट होता है मैस और वेलोसिटी का। ठीक है, ये इसकी डिफ़ाइन है। तो अगर एक मूविंग बॉडी है, ठीक है, उसकी हमें मैस और वेलोसिटी अगर हमें पता होगी ना, तो हमें पता लगा होगा इसके मोमेंटम कितना है। ठीक है, अब बाईसाइकिल का मैस भी कम होता है, बाईसाइकिल की जितनी मर्जी स्पीड हो, जितनी मर्जी वेलोसिटी हो, उसकी वेलोसिटी ट्रक की निस्बत हमेशा कम ही होगी। अगर एक ट्रक और एक साइकिल इकट्ठे जा रहे हैं तो ऑफकोर्स ट्रक आगे ही होता है हमेशा, बिकॉज में इंजन होता है। बाईसाइकिल जो होती है वो एक इंसान चला रहा होता है, उसकी एफर्ट लग रही होती है। ठीक है, तो फिर हमारे पास जो फार्मूला आ जाता है वो ये आ जाता है, ये हमारे पास मोमेंटम है। ठीक है, इसको हम इससे शो करते हैं साइन से। ये हमारे पास मैस है और ये हमारे पास वेलोसिटी है। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला आ जाता है। अब मैं आपको बुक से भी दिखा देती हूँ। बुक में देखें कि पहली जो चीज़ हमें है ये डिफाइन है हमारे पास, ये फार्मूला है और ये हमारे पास एग्जाम्पल दी हुई है। एक और बात हमारे पास स्टूडेंट्स ये आती है कि जितनी जिसकी ज़्यादा ग्रेटर वेलोसिटी होगी ना, उतनी ज़्यादा उसकी क्वांटिटी ऑफ मोशन भी होगा। ठीक है, जिसकी जितनी ज़्यादा उसका स्पीड ज़्यादा होगी, उसका जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है वो भी ज़्यादा होगा, और उसी क्वांटिटी ऑफ मोशन को हम जो है वो मोमेंटम कहते हैं। अब एक और बात कि जो वेलोसिटी है मोमेंटम में हमारे पास, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और ऐसा यूनिट जो हमारे पास इसका होता है मोमेंटम का, वो केजी मीटर पर सेकंड होता है, जिसको हम ऐसे भी लिखते हैं NS। ठीक है, ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इसका ऐसा यूनिट है, ये इसकी डिफाइन है। बुक से भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आप डिफाइन लिखेंगे, उसके बाद आप इसकी एग्जांपल देंगे, फिर आप इसका फॉर्मूला लिखेंगे और फिर आप इसका ऐसा यूनिट लिखेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वैसे इसका कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब उन्होंने हमें बुक में कहा है कि अगर हम एक बॉल को एक बैट के साथ हिट करते हैं तो जो बॉल है उस पर फोर्स एक्सर्ट होती है बैट की। ठीक है, अगर आप किसी बैट को बॉल के साथ हिट करते हैं तो बॉल पे ऑफ कोर्स फोर्स एक्सर्ट होगी, उस पर फोर्स लगेगी। ठीक है, अब हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है कि हम उसकी फ़ोर्स को जो है वो कैलकुलेट करें। ठीक है, कितनी फोर्स है, लेकिन हमारे पास हमें ये पता होगा कि बॉल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी जब बॉल ने बैट को हिट किया, और उसकी फाइनल वेलोसिटी जब बॉल नीचे गिरी हिट होने के बाद तब उसकी कौन सी वेलोसिटी थी। तो हम उसके कोलिजन जो फोर्स होती है उसको हम मेजर कर सकते हैं। अब इसकी डेरिवेशन है, इस डेरिवेशन को मैं आपको अलग एक्सप्लेन करके बताती हूँ। उसके फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले एक्सेलरेशन की वैल्यू लेंगे। एक्सेलरेशन हम लेंगे डेल्टा वी और डेल्टा टी। डेल्टा वी और डेल्टा टी चेंज इन वेलोसिटी एंड चेंज इन टाइम। ठीक है, वेलोसिटी हमारे पास दो हैं, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी। इसको हम यहाँ पे लिख देंगे और ये टाइम हमारे पास सेम इंटरवल ऑफ टाइम में फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी हो रही होगी। ठीक है, अब बेसिकली फॉर्मूला न्यूटन का सेकंड लॉ हमारे पास है, F = m है। जब मैंने आपको न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ाया था उसमें मैंने आपको ये फॉर्मूला अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप ज़रूर देखें ताकि आपको न्यूटन के सेकंड लॉ की समझ आ जाए। ठीक है, तो हमारे पास हमने बेसिकली सबसे पहले एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है उसको फाइंड किया। ये थी हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू। ठीक है, A डेल्टा V और डेल्टा T। ठीक है, M हमारे पास ऐसे ही आ गया। एक्सेलरेशन में हमने जो वैल्यू निकाली थी हमने वो पुट कर दी। आप चाहें तो आप डायरेक्ट T वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन आप इसको इजी रहने के लिए या आप स्टेप बाय स्टेप फास्ट करने के लिए आप इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं। ठीक है, ये वैल्यू बेशक आप एंड पे पुट कर लें, इसमें कुछ मसला नहीं है। आगे आपने क्या किया कि बेसिकली हमने इसमें फोर्स को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप इस M और डेल्टा V आपके पास इधर रह जाएगा और इस डेल्टा T को आप इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये F × डेल्टा T हो गया और M और डेल्टा V। ठीक है, अब डेल्टा V में जो हमने वैल्यू निकाली थी VF - VI, वो हम पुट कर देंगे इसके अंदर। ठीक है, तो बेसिकली हमने एक तरह से जो है वो एक इक्वेशन बना ली है कि F × डेल्टा T = M VF - VI। ये हमारे पास हमने M को VF के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, M को VI के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हम फोर्स फाइंड करे थे। अब ये जो हमने इक्वेशन बनाई है ना,
ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसमें F मल्टीप्लाई बाय T जो हमारे पास है वो इम्पल्स है। ठीक है, अब देखें कि हमने एक जो है मोमेंटम में एक फोर्स एक्सर्ट जो हो रही थी उसको फाइंड आउट करते करते हमने इम्पल्स की भी इक्वेशन निकाली है। ठीक है, अब मैं आपको समझाती हूँ कि इम्पल्स होता क्या है। तो अब देखें, अगर कोई भी फोर्स एक ख़ास टाइम ऑफ इंटरवल ऑफ टाइम में एक ख़ास फोर्स एक इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है, एक मास के ऊपर एक्ट कर रही है ना, तो वो हमारे पास इम्पल्स होता है। एक फोर्स है, ठीक है, एक ख़ास टाइम में एक फोर्स है, एक ख़ास टाइम है, ठीक है, वो ये जो फोर्स है ये किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है वो एक्ट हुई है। ठीक है, और उस मूविंग ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज हो गया है, तो वो चीज़ हमारे पास इम्पल्स होगी। अब हम बुक से देखते हैं। ठीक है, बुक में आपको जो डिफाइन करवाई हुई थी डेरिवेशन मैंने आपको सारी एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने डिफाइन दी हुई है, आप इसको याद करेंगे कि जब लार्ज फोर्स एक ऑब्जेक्ट पर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए एक्ट करती है तो इम्पल्स ऑफ फोर्स जो है हम उसको टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, कि मोमेंटम में टोटल चेंज आ जाता है किसी भी चीज़ के। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया है कि अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से तो हमने इम्पल्स को डिफाइन कर दिया, बीच में इम्पल्स का टॉपिक आ गया था इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर हम इसी डेरिवेशन को कंटिन्यू करें तो हम क्या करेंगे कि F जो है उसको यहीं पे रहने देंगे, डेल्टा T को हम इस तरफ ले जाएंगे और यही वैल्यू हम इसकी जगह हम डेल्टा V लगा देंगे। ठीक है, हम इसी वैल्यू को कंसीडर कर देंगे और डेल्टा V लगा देंगे और फिर F हमारे पास डेल्टा P और डेल्टा T हो जाएगा। ये जो है हमारे पास मोमेंटम का इक्वल था, डेल्टा यहाँ पे आ रहा था तो हमने इसको डेल्टा मतलब मोमेंटम के साथ साइन के साथ लिख दिया और डेल्टा T वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, अगर आप कंफ्यूज ना हो मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये हमारे पास डेल्टा V और डेल्टा T होता है, हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको इस इक्वेशन में लिख लिया। आप इस स्टेप को करें ना करें ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, बुक में आपके स्टेप दिया था, मैंने आपको इम्पल्स बीच में समझाना था क्योंकि इम्पल्स की डिफाइन बीच में आनी थी, स्टूडेंट्स ने कंफ्यूज हो जाना था। ठीक है, तो इसलिए इम्पल्स भी आपको समझा दिया, लेकिन आप यहाँ पे इसी स्टेप को या फिर आप इसी स्टेप को उठा के यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और F जो है वो डेल्टा T हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा, और M डेल्टा V जो हमारे पास वैल्यू थी वो ऐसे ही आ जाएगी, और उसके हम डेल्टा P लिख देंगे और डेल्टा T। ठीक है, और ये F के साथ जो है वो रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो ये हमारे पास बेसिकली जो है हमने एक तरह से जो मोमेंटम है पर यूनिट टाइम जो होता है उसको फाइंड आउट किया। अब यहाँ पे एक और ब्लू बॉक्स में डिफाइन दिया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन इट। किसी भी बॉडी में अगर चेंज ऑफ मोमेंटम है वो उस पर डिपेंड करता है कि उस पर कितनी फोर्स एक्ट हो रही है। जितनी ज़्यादा फोर्स एक्ट होगी उतनी ज़्यादा उस मोमेंटम में चेंज होगा। ठीक है, आगे डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम इज़ दैट ऑफ फोर्स, और उस जो मोमेंटम की जो डायरेक्शन में चेंज होगा वो भी उसी फोर्स की वजह से होगा। ठीक है, तो ये था सिंपल टॉपिक मोमेंटम और इम्पल्स का, और अब हम आगे पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हमारे पास सबसे पहले उन्होंने सिस्टम और हम आइसोलेटेड सिस्टम को जो है वो डिस्कस करेंगे। अगर किसी भी चीज़ की जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होती है ना, जब बहुत सारी चीज़ें आपके पास कलेक्ट हो जाती हैं तो एक सिस्टम होता है। ठीक है, और अगर उस सिस्टम के ऊपर कोई भी उन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही तो वो एक आइसोलेटेड सिस्टम होता है। ठीक है, ये बात आपको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से आपको मोमेंटम की कंजर्वेशन का पता लगेगा। ठीक है, अब हमारे पास दो बॉल्स हैं। ठीक है, एक का मैस है m1, दूसरे का मैस है m2। ठीक है, अब ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन में है। ठीक है, और इन दोनों की वेलोसिटी मैस m1 है, बॉल जो पहली बॉल है उसकी जो वेलोसिटी v1 है, दूसरी बॉल की वेलोसिटी v2 है। ठीक है, और जब इनमें कोलिजन होगी, दोनों कोलाइड करेंगी तो इसकी वेलोसिटी हमारे पास बन जाएगी v1 डैश और इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v2 डैश। ठीक है, पहले कोलिजन से पहले इनकी वेलोसिटी हमारे पास v1 थी, v2 थी, कोलिजन के बाद हमारे पास वेलोसिटी इसकी v1 डैश और v2 डैश बन जाएगी। ऐसा बेसिकली होता क्यों है? जब हमारे पास दो बॉल्स की कोलिजन होती है ना तो उनका जो मोमेंटम है ना एक बॉल से दूसरी बॉल में ट्रांसफ़र होता है। ये बॉल जब इसके साथ कोलाइड करेगी तो इस बॉल का मोमेंटम इस बॉल के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, और जब इसके अंदर ट्रांसफ़र होगा ना तो स्ट्राइकिंग बॉल जो है वो स्लो डाउन हो जाएंगी। अगर ये दोनों बॉल्स आइडेंटिकल होंगी ना तो हम ना फील करेंगे कि टोटल ट्रांसफ़र ऑफ मोमेंटम हो गया। अगर दोनों बॉल का वेट एक जैसा है, सेम वेलोसिटी है, वो एक जो है वो दूसरे के साथ कोलाइड करेगी तो दूसरी जो है वो टोटल मोमेंटम उसके अंदर ट्रांसफ़र होगा और वो जो है वो स्पीड को और वेलोसिटी को जो है वो गेन कर लेगी। ठीक है, और वो उस वेलोसिटी को गेन करेगी जो पहले ने लूज़ की। जैसे बात है इसमें जब मोमेंटम को ट्रांसफ़र किया, इसने जो मोमेंटम लूज़ कर दिया, अपनी वेलोसिटी को लूज़ किया, वो सारी इसके अंदर ट्रांसफ़र होगी और ये एक नई वेलोसिटी जो है v2 डैश उसको जो है वो गेन कर लेगी। तो अब अगर हम बुक से देखें
तो बुक में पहले उन्होंने हमें जो है सिस्टम की और आइसोलेटेड सिस्टम की डिफाइन दिया, उसके बाद उन्होंने हमें एक्सप्लेन किया है 2 बॉल्स का सिस्टम। उन्होंने हमें एक्सप्लेन किया है कि मैस m1 है, कोलिजन हुई इसमें, तो इसकी जो वेलोसिटीज़ हैं वो v1 डैश v2 डैश हो गई, ठीक है। टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, किसी भी चीज़ का टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन m1 v1 प्लस m2 v2 था। 2 बॉल्स थी, 2 वेलोसिटी थी, दोनों को प्लस कर देंगे क्योंकि इनमें कोलिजन हो रहा है, और इसके कोलिजन के बाद, ठीक है, इन दोनों की जो वेलोसिटी में चेंज आ गया, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हम स्टेट ऐसे करेंगे कि अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो है वो आइसोलेटेड सिस्टम पे जो है वो एक्ट नहीं हुई, तो फाइनल टोटल मोमेंटम सिस्टम का जो होगा वो इक्वल होगा इनिशियल टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम से। अगर किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं हुई है, ठीक है, तो जो फाइनल मोमेंटम होगा ना सिस्टम का, वो उसके पहले जैसे मोमेंटम के इक्वल ही होगा, ठीक है, मतलब वी आई इक्वल टू वी एफ ही होगा। अब उन्होंने कहा है कि टोटल मोमेंटम सिस्टम बिफोर कोलिजन m1 v1 m2 v2, वही बात जो पहले उन्होंने एक्सप्लेन की थी। अब ये सारा मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि हमारे पास जब 2 बॉल्स होंगी उनमें कोलिजन होगा, ठीक है, ये बॉल जो है इसके अंदर अपने मोमेंटम को, अपनी वेलोसिटी को ट्रांसफ़र कर देगी और ये भी एक वेलोसिटी को गेन कर लेगा। अब उन्होंने हमें यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बताई हुई कि टोटल मोमेंटम ऑफ 2 बॉल्स आफ्टर कोलिजन रिमेन द सेम एज टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन। अब इन दोनों का मोमेंटम जो है बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन इक्वल ही रहेगा, इज इक्वल टू का साइन हमें शो करवा रहा है। और ये जो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, ये सिर्फ मैक्रो ऑब्जेक्ट्स पे नहीं बल्कि माइक्रो ऑब्जेक्ट्स जैसे एटम, मॉलिक्यूल, उनकी जो कोलिजन है उन सब पे भी ये डिपेंड करता है, ठीक है। आप इसको पेपर में कैसे करेंगे, मैं ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, डिफाइन मोमेंटम एंड द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आप सबसे पहले इसकी डिफाइन को लिखेंगे, उसके बाद जो है आप इसको एक्सप्लेन एग्जांपल, आप इसकी सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम की हेडिंग देकर उसको एक्सप्लेन करेंगे। फिर आप एक्सप्लेनेशन लेके, जब आप एक्सप्लेनेशन देंगे उसमें आप यहाँ से लेके यहाँ तक ही सारा लिखेंगे, और फिर आप थ्योरेटिकल लिख के या फिर डेरिवेशन की एक्सप्लेनेशन लिख के उसको सारा ये जो है एक्सप्लेन करेंगे। और ये जो है आपका एक तरह से फैक्ट भी हो सकता है, फैक्ट की हेडिंग भी इस पर दे सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको चैप्टर 3 की एग्जांपल्स करवाऊंगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके जो क्वेश्चन है उसका जवाब ज़रूर दूंगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।